जैसे आपको कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे मिलेंगे जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, जिनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया वो बिल्कुल ही रिड्यूस्ड लेवल पे है, बहुत कम है। और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, जिनमें क्रोध बहुत ज़्यादा है, जिनमें कहीं ना कहीं लालसा बहुत ज़्यादा है चीज़ों को पाने की। शुरू में क्या होता है, हम बैठते हैं ऐसे मेडिटेशन में, लोग कहते हैं उनसे तो होती नहीं है, हमारे तो विचार ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो विचार आ नहीं रहे, जैसे हम फ़ोन में से फाइल्स डिलीट करते हैं उसी तरह से वो विचार डिलीट हो रहे होते हैं। तो रिचनेस मुझे नहीं लगता कि आपको कभी अध्यात्म की तरफ ले जाती है। रिचनेस से हो सकता है आप बहुत सारे भंडारे कर दें, दान पुण्य कर दें, आप डोनेशंस कर दें, जो भी है, लेकिन एक जो मेडिटेशन में डीप जाना होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मटेरियल लॉस ना हो तो स्पिरिचुअल गेन नहीं होता। मनी क्या है? मनी क्या? वो मनी है क्या? मनी एनर्जी है। एनर्जी जैसे हमारे पास फिजिकल एनर्जी है, वो मनी हमारे पास करेंसी के फॉर्म में आती है, पेपर फॉर्म में, वो एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी हमारे पास एक्सेस में आ रही है तो हमें लोगों को हेल्प करनी चाहिए। हम उनको डोनेशन, जैसे एक दसवन का कॉन्सेप्ट होता है, ये सिखिज्म में बहुत कराते हैं दसवन, जो हमारे पास एनर्जी आ रही है अगर हम उसका सर्कुलेशन हम करते रहेंगे तो फिर उससे क्या होगा, हम ये इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, उसमें हम नहीं फंसेंगे। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके व्यक्ति को लगता है मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, जबकि नॉलेज का इन्फॉर्मेशन से कोई ज्यादा संबंध नहीं है। तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं उनके मटेरियल क्वेश्चंस होते हैं, मेरा घर कब बनेगा, शादी कब होगी, करोड़पति कब बनूंगा, जबकि एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल ज्यादा है। इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वो इतना मतलब इररिलेवेंट मैं कंसीडर करूंगा। जैसे इंसान अगर लगातार सक्सेसफुल होता चला जाए ना तो उसे लगता है अपुनिच भगवान है, वो कहीं ना कहीं ठोकर खाता है, कहीं ना कहीं गिरता है, तभी रियलाइज होता नहीं भगवान है। और अगर कोई व्यक्ति सेंटली है कि इस व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया नहीं है, तो इसका मतलब वो करोड़ों जन्म एज ए ह्यूमन ले चुका है या लाखों जन्म एज ए ह्यूमन ले चुका है, लेकिन जो अभी अभी एनिमैलिटी से ह्यूमन योनि में आया है, ठीक है, मेल या फीमेल बना है, तो उसके अंदर एनिमैलिटी के गुण आपको मिल जाएंगे। और ये जो काम, ये जो हम यहाँ पे अर्थ में 30 लाइफ लेसन सीखने आए, और अर्थ पे आने का हमारा क्या रीजन है? अर्थ, जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसे उसी तरह से अर्थ पे सोल आती है अपनी लर्निंग के लिए, और अर्थ एक स्कूल है। अर्थ एक स्कूल है। बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, मैं बाई प्रोफेशन तो एडवोकेट हूँ, लेकिन एडवोकेट से पहले एक ह्यूमन बीइंग हूँ, और हर ह्यूमन बीइंग की एक कभी ना कभी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, और एट द एंड ऑफ लाइफ, जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, वैसे हर कोई स्पिरिचुअल होने की कोशिश करता है। स्पिरिचुअलिटी ही रियलिटी है, और जो मटेरियलिज्म है वो रियलिटी नहीं है। तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ये खाली मेरी ही नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, और उसी सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं एडवोकेट अभिमन्यु कलसी। अभिमन्यु कलसी जो ये मेरे मित्र हैं, ये भी एडवोकेट हैं बाई प्रोफेशन, और स्पिरिचुअलिटी से इनका भी टच है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जाने के रास्ते अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई कर्म मार्ग से जाता है, लेकिन एक एडवोकेट की ज़िंदगी में कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये दो चीज़ें बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर करने के लिए, या स्पिरिचुअलिटी में हाइट को अचीव करने के लिए। तो आज ये इस वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे एडवोकेट अभिमन्यु कलसी से। कलसी साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका इस यूट्यूब वीडियो में मेरे स्टूडियो में आने पे अभिनंदन। थैंक यू जी सर। कलसी जी, जैसे बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कोई ज्ञान मार्ग की बात करता है, जैसे गीता की अगर हम बात करें, गीता में एक भक्ति गीता है, एक ज्ञान गीता है। जैसे एक गीता बाई उड़िया बाबा है, उड़ीसा के थे वो, और जब उस गीता को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सारी की सारी वो गीता है। बेसिकली उसको एक गीता को ये भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जो मन है वो पीड़ित है, यानी कि मन बहुत कमज़ोर है, तो मन से बुद्धि की ओर उठने का जो एक रास्ता है वो गीता आपको देती है। और ये भी कहा गया है कि गीता को जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें आप लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, नई नई चीज़ें आप जानेंगे। अब एक छोटा सा और किस्सा मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे एक व्यक्ति को ना रास्ते में एक साधु मिला, उसने कहा कि बाबा जी, साधु जी, कोई खास बात बताइए। कहता, बेटा राम का नाम लिया करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा, ये राम का नाम तो हमें पता है, कुछ और बताओ। तो उस साधु ने कहा कि तू गधा है। तो जैसे ही उस साधु ने उस व्यक्ति को गधा कहा तो गुस्से से बौखला गया। तो साधु ने कहा कि बेटा, जितना ज्ञान तुझे गधे शब्द का है उतना ज्ञान तुझे राम शब्द का नहीं है। तो कहने का मतलब चीज़ें तो सिंपल ही होती हैं, लेकिन उनमें डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे जो फीमेल्स हैं ज़्यादातर भक्ति मार्ग रास्ता पसंद करती हैं, जो ज़्यादातर मेल्स हैं, क्योंकि वो विचारों की धुरी पर घूमते हैं,
वो जो हैं ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को पसंद करते हैं। जैसे बिहार का एक किस्सा आपने सुना होगा कि पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया, जो मांझी मांझी के नाम से फेमस हुए। तो मेरे ख्याल से उनका वो कर्म मार्ग था। तो कुछ लोग कर्म के मार्ग से, कुछ भक्ति के मार्ग से, कुछ ज्ञान के मार्ग से अपनी लाइफ में अपनी जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और आप किस एरिया को मतलब ज़्यादा प्रेफर करते हैं? अपने जो आपका एनलाइटमेंट की ओर आप जा रहे हैं, जो आगे रास्ता आपने चुना, वो कैसा है? मेरे जब मैं छोटा था 7, 8, 10 साल से ही, तो मैं ये सोचता था हम यहाँ पे करने क्या आए। मेरा क्वेश्चन अपने आप से होता था कि हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, करने क्या आए हैं हम, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, कि हम उस साइकिल में फंसे हुए हैं कि हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कि यही चलता रहेगा जी। तो ये मेरा सवाल होता था जी। कोई किसी से मैं शेयर नहीं करता था कि मेरा ये सवाल है जी। तो मेरा थोड़ा थिंकिंग ये रहती है कि खुद ही सवाल का जवाब हम ढूंढे जी, रादर देन हम किसी और से पूछें, क्योंकि कोई और बताएगा वो अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा। यस। तो फिर मैं बड़ा हुआ, फिर मैंने क्या कहते हैं प्लस 2 के बाद लॉ की, लॉ के बाद LLB के बाद LLM की, उसके बाद प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस में वो क्या, जब मैं LLM कर रहा था, LLB कर रहा था, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी स्ट्रगल हुआ। फिर उसके बाद CS की स्ट्रगल, कोई ऐसे पीड़ादायक स्ट्रगल नहीं, लेकिन मैंने स्टडीज़ बहुत की, तो उसमें पढ़ना पड़ता था, टाइम देना पड़ता था। उसके अलावा मैंने 3-4 डिप्लोमा भी किए हुए हैं और सारे मैंने साइड बाय साइड किए। तो वो वाली स्ट्रगल थी। और इतना पढ़ लिखने के बाद फिर मैं फाइनली इंडिपेंडेंट अपनी प्रैक्टिस में आया। प्रैक्टिस में आने के बाद पता लगा कि यहाँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल एज इन प्रैक्टिस में तो आ गए, इतना पढ़ लिख भी लिया, उसके बाद अब क्लाइंट से फ़ीस कैसे निकलवानी है। कितनी बारी शुरू में क्या होता था, क्लाइंट आता था, फ़ीस डिस्कस हो गई, इतनी फ़ीस होगी, क्लाइंट थोड़ी सी फ़ीस दे गया, केस हो गया क्लाइंट का, उसके बाद फ़ीस का पता ही नहीं। हाँ, फ़ीस का पता ही नहीं है। चलो फिर मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद भी फाइनेंशियल ये क्या कहते हैं, एक तो शुरू में वकील के पास केस भी कम आते हैं, ऊपर से फीस भी कम होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है तो फ्री में ही कर देगा, ये तो खर्चा भी अपना लगा देगा। चलो मेरी मैरिज हुई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, उसमें फाइनेंशियल स्ट्रगल हुई। फिर उसके बाद कोरोना आ गया। मेरी मैरिज 2018 में हुई, कोरोना आ गया। कोरोना में तो कोर्ट्स ही बंद हो गए। सबसे लेट जो खुले हैं कोर्ट्स और मॉल सबसे लेट खुले, कोर्ट्स ही बंद हो गए और केस ही आने बंद हो गए। सिर्फ एक क्रिमिनल के केस थे, क्रिमिनल्स के अब केस इतने उसमें इतनी कोई फीस नहीं होती, वो सिर्फ क्रिमिनल्स के केस रह गए। और जब बाद में कोर्ट शुरू भी हुए तब भी रिस्ट्रिक्टिव फंक्शनिंग में शुरू हुए थे, सारे केस टेकअप नहीं होते। तो कोरोना में जब देखा कि तो हो क्या गया, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल इतनी हो गई। फिर किसी ने, जहाँ पे मैं पहले जीरकपुर में ये पाइन हाउस में रहता था, जो मेरे पड़ोसी थे, मुझे बुक रीडिंग का शौक था, उन्होंने कहा कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, इस पे बुक्स पढ़ाते हैं। मैंने वो ज्वाइन कर लिया। जब वो ज्वाइन किया तब जाके मैंने वो सुनना शुरू किया। वो रोज़ शाम को 6 से 7:30 बजे उनका सेशन होता था। तो पता लगा कि वो तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ाते हैं। स्पिरिचुअल बुक्स का मतलब जिससे कि हमें पता लगे जो हमारे बेसिक क्वेश्चन है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, हम हैं कौन, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। वहाँ से मेरे को थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई, वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। फिर उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताया। मेडिटेशन के भी कई प्रकार हैं। उन्होंने बताया कि बुद्धा भी जो था उसने एनलाइटनमेंट से पहले काफ़ी तरीके की मेडिटेशन ट्राई किए और अल्टीमेटली एक आनापानासती मेडिटेशन होती है, उन्होंने आनापानासती मेडिटेशन की और उससे उनको एनलाइटनमेंट हुई और उनको मोक्ष मिला। मोक्ष तो जीते जी भी मिल जाता है। उसके लिए मोक्ष का मीनिंग ये नहीं कि हमें यहाँ पे दोबारा नहीं आना। मोक्ष का मीनिंग ये है कि हमें जीते जी ही हम हर चीज़ के साथ पीस में हैं। हम ये नहीं कि हम जो साइकिल से मुक्त हो गए। मोक्ष तो आनापानासती मेडिटेशन उन्होंने सिखाई। फिर वो मेडिटेशन मैंने करनी शुरू की। वो मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद उन्हीं के चैनल पे एक उन्हीं के
कोलीग हैं, मास्टर कह लो जी, उनका प्रोग्राम था गोली को गोली मारो जी। वो उन्होंने बताया कि गोली को गोली मारो प्रोग्राम है, मैंने वो ज्वाइन किया। वो कहते वो आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से उसका फ़र्क पड़ेगा और उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है जी। मैंने कहा ज्वाइन कर लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ होगी। जब मैंने वो ज्वाइन किया उससे और क्लैरिटी हुई। वो 14 डेज का प्रोग्राम था। हेल्थ तो जो था वो तो एक बाय प्रोडक्ट था, वो तो लाइफ ही पूरी 180 डिग्री टर्न हो गई कि हो क्या गया ये। फिर उसके बाद ये जो प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया गोली से गोली मारो, गोली मारो, ये नाम तो बड़ा विचित्र लग रहा है, इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि वो आध्यात्मिक कुछ है। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद आपकी लाइफ यू टर्न की? इस प्रोग्राम के बाद की, और एक मैंने और प्रोग्राम ज्वाइन किया था, इन्हीं के कोलीग थे जी। वो था जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ, JTTP उसको कहते हैं शॉर्ट में जी। वो 41 डेज का प्रोग्राम था। उसमें हम घर बैठे ही होता था, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। सुबह 5 से 7 बजे क्लास होती थी। उसमें एस्ट्रल हीलिंग, आपके चक्रास क्लीनिंग, चक्रास बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें उसमें करवाते थे और इससे रिलेटेड मेडिटेशन करवाते थे, गाइडेड मेडिटेशन। जब ये सारी चीज़ मैंने करनी शुरू की उसके बाद लाइफ एकदम से 180 डिग्री टर्न हो गई और जो स्ट्रगल्स थे वो बहुत कम हो गए और आज की डेट में वो स्ट्रगल रहे नहीं। तो स्पिरिचुअल जर्नी किसी की भी मेरे हिसाब से तब शुरू होती है जब उसको कोई प्रॉब्लम आनी शुरू होती है और अगर वो उस प्रॉब्लम का कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन कोई एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन ढूंढना चाहता है। अगर डिस्ट्रक्टिव कोई काम करना है वो तो एक वो करेगा, लेकिन अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन, कोई उसके पीछे डीप मीनिंग या सर्च करना चाहते कि ऐसा हो क्यों रहा है, हर चीज़ के पीछे रीज़न है कि वो चीज़ क्यों हो रही है, अगर हमें वो जानना है तो उसके लिए फिर हमें कोई भी व्यक्ति तब फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। देखिए मेरा भी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने जाना है। देखिए एक मटेरियल लाइफ है और एक स्पिरिचुअल लाइफ है। जब तक आप मटेरियली कुछ लूज नहीं करेंगे, स्पिरिचुअली गेन नहीं करेंगे, ये दोनों ही डिफरेंट पॉल्स हैं। अगर कोई व्यक्ति मटेरियली लगातार गेन करता चला जाता है, अथाह प्रॉपर्टियां इकट्ठी करता चला जाता है, हालांकि एनिमल और पक्षी कभी कोई चीज़ इकट्ठी नहीं करते, लेकिन हम ह्यूमंस हैं, हर चीज़ इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तो रिचनेस मुझे नहीं लगता कि आपको कभी अध्यात्म की तरफ ले जाती है। रिचनेस से हो सकता है आप बहुत सारे भंडारे कर दें, दान पुण्य कर दें, आप डोनेशंस कर दें, जो भी है, लेकिन एक जो मेडिटेशन में डीप जाना होता है, जो प्योर आध्यात्मिक होता है, मुझे लगता है जब तक आपको मटेरियल लाइफ में पेन मिलेगा नहीं, अब वो पेन आपको बीमारी के जरिए भी मिल सकता है, हो सकता है आपके बहुत लव्ड वन की डेथ हो जाए। लोगों का डाइवोर्स होने के बाद भी लोग स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म में चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मटेरियल लॉस ना हो तो स्पिरिचुअल गेन नहीं होता। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट हुई ना, ये 2011 में जब मेरा बेटा हुआ तो मेरा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हुआ। हालांकि एस्ट्रोलॉजी जो है, दिस इज़ ए गेटवे टू वेदास, और एस्ट्रोलॉजी जो है वेदों के नक्षत्र हैं और एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र जो हैं वो जो एस्ट्रोलॉजी है वेदास की आइज़ हैं और एस्ट्रोलॉजी की आइज़ नक्षत्र हैं। तो एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मैं बहुत डीप नहीं गया क्योंकि मुझे उस समय ये था कि मैं एक वकील हूँ और एस्ट्रोलॉजी से या सन साइन से, जैसे स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, पाइसन होते हैं, मुझे लोगों की एक पर्सनैलिटी जज हो जाती है, इतना एनफ है मेरे लिए, ताकि मैं अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर पाऊँ और जो मेरे नियर डियर वन है उनको अंडरस्टैंड कर पाऊँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई शुड गो इनटू डेप्थ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और जैसे जैसे मैं डीप गया, मैं आपको बताऊं, और मैंने प्लैनेट्स के नेचर समझने शुरू किए और कुंडली के अंदर नक्षत्र को समझना शुरू किया, तो एक डीप इंसाइट मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में अंदर जाने लगी। तो मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी में योगदान रहा है वो एस्ट्रोलॉजी का रहा है। और एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत लोग बेसिक तो जानते हैं, लेकिन जब आप नक्षत्र और उनके चरणों पे जब आप डेप्थ में जाओगे, एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों की एनर्जी कैसे फ्लो करती है, जब आप इस चीज़ को जानोगे तो एक रिमार्केबल चेंज मेरे अंदर आया, और मुझे लगता है सब में आता है जब कोई एक लेवल तक पहुंच जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे ना डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस पे अपनी फैमिली के साथ कई बार जाता हूं। जैसे वृंदावन में हम लोग गए, वहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स हैं या बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं। आपको ऑलमोस्ट ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन रिलीजियस प्लेसेस पे हर जगह मिल जाएंगे आपको। इवन कुरुक्षेत्र के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आया, वो क्वेश्चन ये आया कि
एक ना जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बृहस्पति को ना बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर अध्यात्म के लिए या फिर ज्ञान का प्लैनेट बोला जाता है। और किसी की कुंडली में अगर जुपिटर खराब हो ना तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में कोई मंदिर से कुछ चुराया होगा, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हानि पहुंचाई होगी या किसी गुरु को चीट किया होगा, तभी जुपिटर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब होता है। और जो जुपिटर है वो आपकी कुंडली में, आपकी लाइफ में ना ऑक्सीजन का काम करता है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे शरीर में ना हड्डी होती है, हड्डी को सूर्य रिप्रेजेंट करता है। फिर हड्डी के अंदर बोन मैरो होती है, बोन मैरो को मंगल ग्रह रिप्रेजेंट करता है। फिर उस बोन मैरो में ब्लड बहता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन लोहा होता है, तो उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रेवल करती है ह्यूमन बॉडी में एंटायर, यानी कि जो उसको लाइव रखती है वो बृहस्पति है। यानी कि बृहस्पति ऑक्सीजन है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स है, बृहस्पति डेस्टिनी है। बृहस्पति ही एक इतना पॉजिटिव प्रोस्परस ग्रह है आपकी कुंडली के अंदर, जो आपको देने ही आया है, लेने कुछ नहीं आया है। तो जब मैं देखता हूं कि रिलीजियस प्लेसेस पे जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बना रखी है, जो पूरा इंस्टीट्यूशन चलाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हम बात करें, तो उनको भी तो बृहस्पति का नॉलेज होगा ना। उसके बावजूद वो लोग पैसे में भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं। मतलब एक सच्ची साधना, एक दुनिया से दूर, एक जो एक्चुअल मेडिटेशन होता है, जो बुद्धा का मेडिटेशन था, वो चीज़ तो वो अपना ही नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि ये कैसे गुरु हैं जिनको बृहस्पति का नॉलेज है फिर भी वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ना एक योग भी मैं आपको बताऊं, शुक्र और बृहस्पति की युति। शुक्र ग्रह पैसे और लग्जरी का ग्रह है और जुपिटर जो है संत है। तो जो शुक्र और बृहस्पति जब कुंडली में इकट्ठे बैठते हैं और ये खराब पोजीशन में हो तो व्यक्ति को एक ऐसा स्पिरिचुअल व्यक्ति बनाते हैं जो महलों में रहता है, यानी कि जिसको लग्जरी में रहना है। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग संत के रूप में हैं और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस योग को लिए बैठे होंगे। तो मेरी जो जर्नी है जो रही स्पिरिचुअलिटी, वहाँ एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट हुई वो जर्नी। तो फिर मैंने और डिटेल में मैं पढ़ता रहूँ, वो आज भी जर्नी जारी है। और मुझे लगता है एक जन्म भी एस्ट्रोलॉजी को पूरा जानने के लिए, पढ़ने के लिए कम है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हुई। जैसे मैं एक और किस्सा आपको सुनाऊँ। एक 80 ईयर ओल्ड इंसान थे, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगे। तो किसी ने कहा है अरे यार आप बुढ़ापे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, क्या करोगे पढ़ के? तो उन्होंने कहा कि यार कम से कम शुरुआत तो करूं ताकि ये जर्नी अगले जन्म में कंटिन्यू हो पाए। कि बिगिन तो करना है ना, वेल बिगिन इज हाफ डन, कहीं से शुरुआत तो करनी है ना। तो कुछ लोग जीवन के अंतिम छोर में शुरुआत करते हैं, कुछ लोग इन बिटवीन मिडिल एज में ही मतलब एनलाइटमेंट कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाता है, गुरु मिल जाता है। तो ये कभी ना कभी स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी हर किसी की होनी ज़रूरी है। शुरुआत तो एक ह्यूमन बॉडी की हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर आप सोल लेवल पे देखोगे, आत्मिक लेवल पे देखोगे जी, तो वो शुरुआत जी, वो जो भी हम शुरू करते हैं वो हर बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा रहेगा हमारी आत्मिक जर्नी के साथ, सोल जर्नी के साथ, आत्मिक यात्रा के साथ चलता रहेगा। और जो बात आपने कही कि उन्होंने करोड़ों रुपए के वो बना लिए, देखो डीप लेवल की मेडिटेशन ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के एक आश्रम में चले जाएं और या फिर हम एक गुफा में बैठ जाएं वहाँ मेडिटेशन कर लें। आप घर गृहस्थी में रह के, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के, आप कर्म मार्ग पे चल के अपने कर्म ठीक रख के, वो भी एक साधना है, वो भी एक मेडिटेशन है, उसके थ्रू भी एनलाइटनमेंट मिल सकती है। ये बात आपने सही। अब कुछ लोग हैं जैसे हमारी बॉडी होती है, छोटा होता है बच्चा, फिर बड़ा होता है, फिर वृद्ध होता है, उसी तरह से हमारा आत्मा है। आत्मा छोटी है, यंग है, फिर वो वृद्ध आत्मा होगी, मिडिल एज आत्मा होगी। तो हर तरीके की आत्मा के लिए हर तरीके का सिस्टम अर्थ पे है। किसी को मंदिर में जाना अच्छा लगता है, किसी को गुफा में बैठना अच्छा लगता है, हर तरीके के लिए हर सिस्टम है। अब ये बात दूसरी है कि किसी को अटैचमेंट किस चीज़ के साथ, किसके साथ जी। और जो भी वो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं वो अपनी जगह पे वो उनका अपना थॉट प्रोसेस है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, लेकिन हाँ वो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सबको अलग अलग चीज़ें चाहिए। अच्छा, जैसे आत्मा की जर्नी आपने कही, जैसे आपको कुछ ह्यूमन बीइंग ऐसे मिलेंगे जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, जिनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया वो बिल्कुल रिड्यूस्ड लेवल पे है, बहुत कम है। और कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, जिनमें क्रोध बहुत ज़्यादा है, जिनमें कहीं ना कहीं लालसा बहुत ज़्यादा है चीज़ों को पाने की। तो ओशो का मैंने डिस्कोर्स कभी एक सुना था, उसने बताया, मतलब उन्होंने बताया था कि जब जो ये 84 लाख योनियाँ हैं, हर योनि का एक कॉन्शियसनेस लेवल है। यानी कि जब एक योनि में किसी व्यक्ति की डेथ होती है और वो अगली योनि में जन्म लेता है तो वो हायर कॉन्शियसनेस में जाता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो
जो मेल है, ह्यूमन में भी एक मेल है, एक फीमेल है। तो मेल की जो कॉन्शियसनेस एनर्जी है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की है, उसके नीचे फीमेल की, और उसके नीचे फिर जो अदर योनि है उनकी है। तो इसीलिए अगर मैं उनके कंसेप्ट को कंसीडर करूं तो एक ह्यूमन डेथ के बाद ह्यूमन ही बनेगा, क्योंकि वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव कर चुका है। और अगर कोई व्यक्ति सेंटली है कि इस व्यक्ति में काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया नहीं है, तो इसका मतलब वो करोड़ों जन्म एज ए ह्यूमन ले चुका है या लाखों जन्म एज ए ह्यूमन ले चुका है। लेकिन जो अभी अभी एनिमैलिटी से ह्यूमन योनि में आया है, ठीक है, मेल या फीमेल बना है, तो उसके अंदर एनिमैलिटी के गुण आपको मिल जाएंगे। और ये जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया है, ये सारे एनिमल के फीचर हैं, ऐसे ह्यूमन के नहीं है। ऐसे ही होता है। ये जो टेबल पड़ा है, इसका भी कॉन्शियसनेस लेवल है, ये भी किसी लेवल पे वाइब्रेट हो रहा है, इसका भी कॉन्शियसनेस लेवल है। जो पत्थर होता है, कोई टाइल है, इसका भी कॉन्शियसनेस लेवल है। तो यानी कि हर व्यक्ति कभी न कभी पत्थर भी रहा होगा, एक जर्नी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और डायनेमिक एनर्जी हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अच्छा, जो आपने ये सोल का बताया कि एक सोल इन्फेंट के लेवल पे है, एक सोल मैच्योर लेवल पे है, तो इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिए, या ये इसी चीज़ से कंटेक्स्ट में डिस्कस आपने की जो मैंने बताया। जो हमारी सोल है, जो आत्मा है, परमात्मा में से निकली है जी। परमात्मा में से कोई सोल आज से लाखों साल पहले निकल के आई है, वो कहती है मैंने यहाँ पे बर्थ लेना है, अर्थ पे जाना है, या किसी और भी ऐसे कई प्लेनेट हैं जहाँ पे लाइफ है, वो कहती है मैंने वहाँ पे जाना है। कोई सोल आज निकली है। तो फिर जिस हिसाब से, जैसे वो छोटा बच्चा है, कोई 3 साल का बच्चा, वो गर्म चीज को भी हाथ लगा लेगा, उसको पता ही नहीं, वो किसी की तरफ पत्थर भी फेंक के मार सकता है, उसको पता ही नहीं कि किसी को चोट लग जाएगी। ठीक बात है। तो उसी हिसाब से हमारी सोल की भी एज होती है। अब वो एज का क्या है, हम यहाँ पे अर्थ में 30 लाइफ लेसन सीखने आए, सोल लेसन सीखने आए। हर सोल जो जन्म ले रही है अर्थ के ऊपर 30 लाइफ लेसन सोल लेसन सीखने आई है। तो 30 सोल लेसन सीखते हैं। उसमें जैसे लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, कोऑपरेशन, हेल्पिंग, ऐसे 30 सोल लेसन। तो ये अब सोल के ऊपर डिपेंड करता है, वो 30 सोल लेसन 30 लाइफ टाइम में सीखे, 300 लाइफ टाइम में सीखे, 3000 लाइफ टाइम में सीखे। लेकिन जो एवरेज है, जो डॉक्यूमेंटेड है, वो ये कहते हैं कि 300 to 500 लाइफ टाइम में वो 30 सोल लेसन सीख लेते हैं। जब हम 30 सोल लेसन सीख लेते हैं, फिर हमें अर्थ पे वापस आने की जरूरत नहीं। अब जैसे आपने शुरू में बात की थी कि कोई बहुत अमीर है कि अगर वो डोनेशन करता है तो ये भंडारे लगा दिए, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। वो एक दूसरा है, जैसे एक बच्चा फर्स्ट का है, एक 10th का, कर तो दोनों पढ़ा ही रहे हैं। जो 10th का वो डीप करेगा, उसी तरह से जो ज्यादा डीप चला गया मेडिटेशन में, वो थोड़ा ज्यादा डीप करेगा। कोई जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, वो उससे डोनेशन से शुरू कर लें, वैसे कर लें। है क्या अल्टीमेटली हम यहाँ पे अर्थ पे आए एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। और अर्थ पे आने का हमारा क्या रीजन है? अर्थ, जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वैसे उसी तरह से अर्थ पे सोल आती है अपनी लर्निंग के लिए। और अर्थ एक स्कूल है, अर्थ एक स्कूल है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हम आते हैं 33% मेडिटेशन, 33% हेल्पिंग अदर, 33% अध्यात्म स्वाध्याय करने, सज्जन सांगत्य करने के हम पढ़े। और लेकिन वो तो कोई करता नहीं है। यहाँ पे हम आते हैं, वो सारी चीज भूल के हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ चले जाते हैं। तो हमें बैलेंस रखना चाहिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअलिटी में। अगर हम बैलेंस रखेंगे तो हमें एनलाइटनमेंट भी मिलेगी, हमारी सोल प्रोग्रेस भी होगा, सोल लेवल भी बढ़ेगा, हर एरिया में हम एक्सेल करें। अच्छा, जो हमारा ये डिस्कोर्स चल रहा है, चीज़ें बातें आपकी हैं, पर मैं उसको एस्ट्रोलॉजी में भी कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में ना किसी की भी हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, उसमें जो 11th हाउस है ना, वो इच्छा पूर्ति का भाव होता है, डिज़ायर फुलफिलमेंट का भाव होता है। और ऋषि पाराशर की जो किताब है, या ऋषि पाराशर ने जो व्यू दिया, वो ये दिया कि जो 11वां भाव है ना, ये आपको मटेरियल तो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन बंधन में बांधेगा और बंधन से मोह पैदा होगा, और मोही पीड़ा है। तो ऋषि पाराशर कहते हैं 11वां घर नाश की जड़ है, यानी कि 11वें घर की जब दशा आएगी तो ये व्यक्ति को इतना कुछ दे देता है कि वो बंधन में बन जाता है, और बंधन से मोह पैदा हो तो मोह से पीड़ा होती है। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 प्रॉपर्टियां परचेज कर ले और 10 की 10 रेंट पे दे दे, और उनमें से 2 किराएदार ये बोलें कि ना हम खाली करेंगे और ना हम रेंट देंगे, तो फिर वो उसी लिटिगेशन में, केस में, डिस्प्यूट में अपनी ज़िंदगी को गुजार देगा। तो कहने का मतलब ऋषि पाराशर कहते हैं कि ज़्यादा इकट्ठा करना या जीवन में ज़्यादा डिज़ायर फुलफिल करना, मटेरियल की तरफ ज़्यादा भागना आपको 11वें हाउस की चीज़ें तो दे सकता है, लेकिन 12वें हाउस का मोक्ष नहीं दे सकता। ऐसा भी है। हाँ। लेकिन उसका सोल्यूशन ये है, मटेरियलिस्टिक आप अरबोपति करोड़पति हो जाओ,
लेकिन आप लोगों की हेल्प करो जब आपको आपके पास इतना ज्यादा मनी क्या है, मनी क्या वो मनी है, क्या मनी एनर्जी है। एनर्जी जैसे हमारे पास फिजिकल एनर्जी है, वो मनी हमारे पास करेंसी के फॉर्म में आती है, पेपर फॉर्म में, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी से हम जाके अपना राशन का सामान खरीदते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं। अगर वो एनर्जी हमारे पास एक्सेस में आ रही है तो हमें लोगों को हेल्प करनी चाहिए। हम उनको डोनेशन, जैसे एक दसवंत का कॉन्सेप्ट होता है, ये सिखिज्म में बहुत कराते हैं दसवंत, आप बाकी उसमें भी है, जितनी आपकी इनकम है उसका 1/10 आप डोनेट करो, आप डोनेट करो। और उसके अलावा क्या कहते हैं, बाकी दान आप करो। तो अगर आप उस एनर्जी को फ्लो करते रहोगे, अब बॉडी है, बॉडी में अगर ब्लड फ्लो होना बंद हो जाए तो बॉडी का कुछ नहीं रहेगा। उसी तरह से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, अगर हम उसका सर्कुलेशन हम करते रहेंगे तो फिर उससे क्या होगा, हम ये इसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के, उसमें हम नहीं फंसेंगे। हर एस्पेक्ट के नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जो उसका नेगेटिव है हम उससे बाहर आ जाएंगे। अब जैसे कपड़े हैं, कपड़े हमारे वार्डरोब में पड़े हैं, हमारी अलमीरा में पड़े हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं हम उनको 1-1 साल 1.5 साल देखते नहीं, उससे क्या होता है, वो एनर्जी फ्लो रुक जाता है। होना ये चाहिए, अगर 6-8 महीने से कोई आप कपड़ा नहीं डाल रहे हो, आप उसको किसी और को दे दो, वो ना आपके काम आ रहा है ना किसी और के काम आ रहा है। आप किसी को सुख दोगे, न्यूटन का 3rd लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप किसी को अच्छा दोगे तो वो आपको रिटर्न बैक मिलेगा। वो दूसरी बात है, आपको मटेरियलिस्टिक टर्म में भी रिटर्न बैक मिल सकता है, आपको इंटेंजिबल फॉर्म में भी वो उसका रिटर्न बैक, इंटेंजिबल ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, आपको बहुत आप ये जो आप प्रैक्टिसेस करते हो, जैसे डोनेशन, भंडारा, कुछ भी दसवंत आपने किया, इसकी मटेरियलिस्टिक तो चलो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा, इसके जो इंटेंजिबल फॉर्म में आपको जो सब कुछ मिलेगा वो आपकी अगली जनरेशन तक फ्लो करेगा। अच्छा, जैसे हम लोग ना एडवोकेट हैं, अब हमारे पास प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स आते हैं। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट ज़्यादातर उन्हीं लोगों के आते हैं हमारे पास जिनके बुजुर्गों ने अथाह प्रॉपर्टी परचेज करी है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी ना मल्टीपल स्टेट में प्रॉपर्टीज़ थी, उनके फोरफादर्स की, बुजुर्गों की, और आज वो प्रॉपर्टियां बिखरी पड़ी हैं, वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो परिवार इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है और वसीयत कोई वो बुजुर्ग छोड़ के नहीं गए। तो मैंने जितने भी लोग प्रॉपर्टियों की वजह से परेशान होते देखे हैं, वो वही देखे हैं जिनके पास अथाह प्रॉपर्टी, जिनकी या तो बुजुर्गों ने ली या उन्होंने ली। तो ये बातें बिल्कुल आपकी सही हैं। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में ना एक दिक्कत जो मुझे लगता है, हमारे आध्यात्मिक काउंसलिंग हमारे यहाँ होती नहीं है। जैसे कि हमारा जो इवन एजुकेशन सिस्टम है, हमारे टीचर हमारे को बचपन में मारते थे, पढ़ लो नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे पेरेंट्स भी करते थे, अरे यार पढ़ ले, तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करेगा ज़िंदगी में। तो हमारा जो फोकस है ना वो नौकरी पे रहा, यानी कि कमाने पे रहा। हमारा जैसे गुरुकुल होते थे पुराने टाइम में। अब जैसे मैं आपको रामायण का एक सीन मुझे याद आता है, जब श्री राम को और लक्ष्मण को और उनके अदर ब्रदर्स को गुरुकुल भेजा गया, तो उन्होंने क्वेश्चन किया जो गुरुदेव थे वहाँ पे कि हमें गुरुकुल में सीखने को क्या मिलेगा या वहाँ पर क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि आपको वहाँ भूगोल सिखाया जाएगा, आपको वहाँ मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा और साथ में आपको वहाँ स्पिरिचुअल साइंस या स्पिरिचुअल विद्याएं भी आपको सिखाई जाएंगी, आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाएगा। तो यानी कि उन विद्यालयों में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों दिया जाता था। लेकिन जब से ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया है, हमारे यहाँ पे गुरुकुल कल्चर नहीं रहा और हमारे स्कूलों में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि आप जीवन में अमीर कैसे बने, आप एसेट्स कैसे इकट्ठे करें, सारी एनर्जी और सारी डायरेक्शन उसी ओर दी जा रही है। तो ये एक्चुअली एक 3 शब्द भी है, मैं आपको बताऊं, एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज, एक विजडम है। हम इन्फॉर्मेशन के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। गूगल पे जितना कुछ है वो सारा इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे जितना है वो, ये वर्ल्ड ही इन्फॉर्मेटरी है बेसिकली। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके व्यक्ति को लगता है मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, जबकि नॉलेज का इन्फॉर्मेशन से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। नॉलेज एक हिडन चीज़ है जो एक्सपीरियंस के बाद आती है, जो ब्लैक लेटर की फॉर्म में आपको मिलेगी नहीं। और विजडम हाईएस्ट लेवल है, वो तो फिर वही मोक्षा वाली स्थिति आ जाती है। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी में ना कहीं रिलीजियस काउंसलिंग नहीं है, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो हम करप्शन की बात करते हैं सोसाइटी में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत है या लोगों के अंदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लैक ऑफ रिलीजियस काउंसलिंग। अब जैसे एक चीज़ मैं और आपसे डिस्कस करता हूँ, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी, वहाँ पे हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, बच्चों के लिए काउंसलर अपॉइंट कर रखा है। जैसे कि 10 बच्चों के ऊपर एक काउंसलर या 20 बच्चों के ऊपर एक काउंसलर। उनकी जो डे टू डे प्रॉब्लम होती है वो काउंसलर से डिस्कस करते हैं, उनको गाइडेंस मिलता है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के अंदर फॉर एवरी पर्सन
हर इंसान के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, चाहे अनएम्प्लॉयड है, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, एक धर्म की काउंसलिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद चीज़ें कुछ ना कुछ मेंड होंगी, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी। काउंसलर का जो आप बात कर रहे हो वही तो सज्जन संगत है। हाँ, सज्जन संगत नहीं, स्वाध्याय बुक रीडिंग आप करोगे, जो आप सज्जन संगत से करोगे, वहीं पे आपकी काउंसलिंग होगी। अब बात ये है एक्चुअली में यहाँ पे जो अर्थ पे हो रहा है, धरती पे हो रहा है आज के टाइम में, सारा सिस्टम फियर बेस्ड है। फियर बेस्ड है। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे कल को केस आए ना आए, मैं आज ही अपने एसेट जोड़ के रख लूं, कल को मेरे को कुछ ना हो जाए, मेरे बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ फियर बेस्ड है। फियर की वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। अब उसके पीछे एक मेजर रीजन फियर के पीछे क्या है, जो आजकल ये नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज उसका रीजन ये है, जब वो उसको काटा जाता है, किसी भी चीज को, जीव को काटेंगे, उसमें फियर होता है, उसको डर तो लगता ही है, वो तो कोई इमोशंस तो ऐसे तो इमोशनलेस है। अब जब वो चीज हम कंज्यूम करेंं वो वाइब्रेशन हमारे अंदर, तो फियर हमारे अंदर आ गया। और ये एक्चुअली आजकल जो चल रहा है सारा सिस्टम वो फियर बेस्ड है। अगर हम फियर वाले सिस्टम से बाहर आएंगे, अगर हम थोड़े से डीप देखेंगे तो हम एसेट भी इकट्ठे कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ सकते हैं, हमारी सोल की भी जर्नी आगे जाएगी, सब कुछ हो सकता है। उसके लिए हमें कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हमें अपने परिवार को भी जोड़ के रख सकते हैं, आगे भी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी अगली जनरेशन को। नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस मैं बताता हूँ। जैसे एक तो सेल्फ एनलाइटनमेंट है कि मुझे स्पिरिचुअल ज्वाइन करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, लेकिन एक चैनलाइज इंस्टीट्यूशंस जो हमें चाइल्डहुड में ही कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस करें कि ये पाथ बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, वीजे वीज भौतिक पाथ। अब जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं उनके मटेरियल क्वेश्चंस होते हैं, मेरा घर कब बनेगा, शादी कब होगी, करोड़पति कब बनूंगा। जबकि एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअल ज़्यादा है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए वो इतना मतलब इररेलेवेंट मैं कंसिडर करूँगा। और पब्लिक क्या जो है, मेरा राहु कैसा है, मेरा शुक्र कैसा है, ये कोई पूछता ही नहीं मेरा बृहस्पति कैसा है, जबकि एथिक्स एंड मोरालिटी का कारक बृहस्पति है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, शुक्र भोग का प्लेनेट है, हालांकि कहीं ना कहीं वो अध्यात्म भी देता है। जब वो मीन राशि में बैठता है, उच्च का होता है, तो वो अध्यात्म से भी कनेक्ट करता है। लेकिन शुक्र को जो 90% देखा गया है वो भौतिकता के लिए, भोग के लिए देखा गया है। हालांकि शुक्र की जर्नी भी मैं आपको बताऊं, अगर डिटेल में आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो एक ओशो की कहावत है, एक बुक है संभोग से समाधि की ओर, तो शुक्र भी समाधि दिलवाता है, मोक्ष दिलवाता है, लेकिन इसको हम मटेरियल लाइफ में ज़्यादातर पैसे से, लग्जरी से और भोग से ही कनेक्ट करते हैं। तो मैं एक बात कहूँगा आपको, जैसे हमारा शरीर भोग करता है हर चीज़ का, और शरीर की जो जर्नी है वो शुक्र की जर्नी है, पैसे की जर्नी है, पैसे से भोग होना है सारी चीज़ों का। लेकिन शुक्र का जो हम इंजॉय करते हैं, शुक्र से जो हम लग्जरी इंजॉय करते हैं, भोग इंजॉय करते हैं, वो जब तक है जब तक हमारा शरीर है। उसके बाद क्या, मान लीजिए कि व्यक्ति ने करोड़ों रुपया कमाया, मल्टीपल एसेट्स इकट्ठे किए और वो मर रहा है। मरते हुए क्या रियलाइज करेगा, मेरी चीज़ें कोई और यूज़ करेगा, मेरी चीज़ें मैं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन एक जर्नी है जुपिटर की, जुपिटर ज्ञान का प्लैनेट है, केतु भी स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट माना जाता है, शनि फिलॉसफी, धार्मिक धर्म फिलॉसफी का प्लैनेट माना जाता है, दर्शन का। तो जब आप इन दर्शन फिलॉसफी कह लीजिए, या जब आप ज्ञान कह लीजिए, या आप जब जुपिटर की जर्नी ट्रैवल करते हैं लाइफ के अंदर, मान लीजिए इस जन्म में आपने बृहस्पति यानी ज्ञान को बहुत महत्व दिया अपने जीवन के अंदर, तो जब व्यक्ति मरता है ना, तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ मरता है कि मेरी चीज़ मेरे साथ जा रही है, मेरी सोल के साथ जा रही है। तो लेकिन इंसान को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, वो शुक्र की जर्नी के पीछे भाग रहा है और बृहस्पति की जर्नी को इग्नोर कर रहा है। तो ये भी बैलेंस ह्यूमन बीइंग को नहीं करना आ पा रहा है। और हमारी स्कूलिंग के अंदर बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसी जैसे मोरल साइंस पढ़ाई जाती है स्कूलों में, उसका कोई बेस ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक वो लॉजिकली कनेक्ट नहीं होगी, लॉजिकली जब तक आपके पास सारे पूछते हैं, सारे मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई जाता है, मेरे पास पैसे कब आएंगे, मैं करोड़पति कब बनूंगा, मेरे को इतना हाई लेवल का पद या ऑफिशियल पोजीशन कब मिलेगी, उसका सिंपल सोल्यूशन है स्पिरिचुअल साइंस में। आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप आप डोनेशन करना शुरू कर दो। लेकिन कोई 10 को थोड़ा डिफाइन करेंगे। 10 जितनी हमारी इनकम है उसका 1/10, जैसे अगर मेरी इनकम 1000 रुपीज है, उसका 100 रुपीज डोनेट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन इस बात को कोई नहीं मानेगा, वो कहेगा ऐसे थोड़ी होगा। फिर अगर आप कोई चाहता है कि मेरे को बहुत अच्छा पद मिल जाए, मेरे को बहुत अच्छी कोई ऑफिशियल पोजीशन मिल जाए, या कोई मेरा बहुत अच्छा कोई मेरा प्रोग्रेस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए, उसका भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। करना क्या है, आपसे कोई हेल्प लेने आया या आप
कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहा है, Yes. आप उसकी हेल्प करो, आप उसको जो वो चाहता है आप उसको वो चीज़ दो। इसका हेल्प करने का मतलब ये नहीं पहले अपनी हेल्प भी कर लो, ये नहीं आउट ऑफ द वे जाके आप कर लो। अगर 1000 रुपये ये नहीं लाख रुपए उसको दे दो, तो आप उसकी हेल्प करना शुरू करो। आप उसकी हेल्प करोगे, आपकी हेल्प अपने आप ही हो जाएगी, आपको वो पद अपने आप मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे होगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, जब हम अर्थ पे आते हैं, जब धरती पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे डुअलिटी है। अभी हम बैठे हैं, मेरे को लग रहा है आप अलग हो, मैं अलग हूँ, ठीक है? ऐसे नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन स्कूल सिस्टम में क्या कंपटीशन, तो फर्स्ट आ रहा है, तो इस बारी थर्ड आया है, तो बच्चे आपको इससे compete करना, ये फर्स्ट आ रहा है, कंपटीशन नहीं है, कोऑपरेशन। यहाँ पे ये भी एक सोल लेसन है, कोऑपरेशन, लव, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस। अगर हम यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करनी शुरू कर दें, तो क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पुराने ऐसे नेगेटिव कर्म है जो अब कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो तंग है, वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाए। लेकिन इतना इजी आप किसी को बताओगे, दसमन करना शुरू करोगे, तो पागल हो गए, तेरे को तो पता ही नहीं है ऐसे कैसे हो गया। इतना इजी होता फिर तो सारी अंबानी बन जाते, फिर तो सारे अल्ट्रा रिच हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोई मानना ही नहीं चाहता। वो जैसे मैं ना एक चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे पास एक कुंडली आई, तो मैंने उनको बताया कि इस प्लेनेट की दशा में सफरिंग है, आपको इस प्लेनेट की दशा में सफरिंग है। तो कहता है यार इसका मतलब तो मेरी कुंडली बहुत ख़राब है। मैंने कहा कुंडली कभी ख़राब होती ही नहीं। मैंने कहा आपकी कुंडली जब इतना पेन आपके लिए लिखा है तो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बेस्ट है, यानी कि जो आपकी हॉरोस्कोप है आपको स्पिरिचुअल बनाना चाह रही है। खराब तो इसको तब कहेंगे जब आप मटेरियल बनना चाहोगे, यानी मटेरियल रास्ते पे ये खराब हो सकती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी कुंडली है। तो बेसिकली इंसान चाहता क्या है, उसी बेसिस पे वो इवेलुएट करता है कि मेरी कुंडली खराब है या अच्छी है, जबकि कोई भी कुंडली ना खराब होती ना बुरी होती। अब जैसे मैं एक और बात बताऊँ आपको, हॉरोस्कोप के अंदर 6, 8 और 12 भाव को ना त्रिक भाव बोला जाता है। ये पेन एंड सफरिंग के भाव है, और जब भी इनकी दशाएं आती है ना, व्यक्ति को डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, लाइफ में भूचाल, अप एंड डाउन्स, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल, आइसोलेशन, जेल, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री राम का मैं बताऊं आपको, जब उन्हें वनवास जाना पड़ा था, तो 8वें जो घर के लॉर्ड थे उसकी अंतर्दशा आ गई थी। तो लेकिन ये जो घर 6, 8, 12 हैं, अगर आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे तो ये स्पिरिचुअलिटी देने के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाने के लिए बहुत अच्छे हैं। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, और 6, 8, 12 भाव का जो संबंध है आपके प्रारब्ध से है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन घरों की दशा आएगी तो आपका प्रारब्ध एक्टिवेट हो जाता है। आपको पेन मिलना है या सडन गेन्स मिलने हैं, वो ये फिर डिसाइड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके ग्रह आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरी कुंडली अच्छी नहीं है। अब जैसे ओशो थे, ओशो के 8वें घर में 5 प्लैनेट हैं। अब अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें, उनकी कुंडली में जो है 8वें घर के अंदर 4 प्लैनेट हैं। तो 8वें घर में पड़े प्लैनेट आपको पेन देंगे, नो डाउट, लेकिन कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बिना पेन के आती नहीं है, ठीक है ना? एक्चुअली में है क्या, हाँ कोई भी एक्सपीरियंस है, कोई भी एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। हाँ, यस, वो हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा देखने का नजरिया उसको पॉजिटिव और नेगेटिव करता है। अगर कोई इंसान है, वो कह रहा है कि मेरे साथ ये चीज हो गई, अगर वो उसको नेगेटिव उसमें लेके जाएगा तो वो उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो उसको एक पॉजिटिव तरीके से देखेगा कि हो सकता है इससे मेरा कोई अच्छा होना हो, और उसका सोल्यूशन ढूंढे, तो वो एक स्पिरिचुअल इवॉल्व करेगा। स्पिरिचुअली इवॉल्व, चलो वो भी रहने दो, वो अपनी लाइफ में एक स्टेप आगे जाएगा। एक नेगेटिव तरीके से सोच रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, वो दूसरों पे अपना गुस्सा उतार रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उसके अंदर रिजेंटमेंट, गुस्सा भरता जा रहा है, चलो दूसरे पे भी नहीं उतार रहा कि मेरे साथ यही हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है। लेकिन एक दूसरा इंसान है, वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं इससे आगे निकलता हूँ, मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। अगर हम ओवरकम करेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने इसको और डीप लेवल पे सोचना है, देखना है, तो आप ये देखो, जब हम यहाँ पे अर्थ पे आते हैं, जब कोई भी आत्मा अर्थ पे आती है, ह्यूमन बॉडी को धारण करती है, ह्यूमन बॉडी लेके जिस भी आती है, हमारी ह्यूमन बॉडी से लेकर हमारे माता पिता, दोस्त, बहन भाई, टीचर,
जिस जगह पे हमने आना है, हाँ, यहाँ तक के हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस सब कुछ सोल पहले ही डिसाइड करके आती है। उसके पीछे रीजन वही है, जो 30 सोल लेसन सीखने होते हैं, वो सोल लेसन तभी सीखोगे जब आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा या कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता रहा, आप अल्ट्रा रिच हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई लेसन नहीं सीख सकते। नहीं सीख सकते। अगर स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में अगर कोई सब्जेक्ट टफ लगता है तभी हम उस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। एक और इसको मैं कनेक्ट करूं, जैसे इंसान अगर लगातार सक्सेसफुल होता चला जाए ना, तो उसे लगता है अपुनिच भगवान है। वो कहीं ना कहीं ठोकर खाता है, कहीं ना कहीं गिरता है, तभी रियलाइज होता नहीं भगवान है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने देखा है। नहीं, वो तो एक वो एक रूडिमेंट्री थॉट है कि हम ही भगवान। हाँ, एक्चुअल में हम हैं भगवान। लेकिन वो सोच गलत है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता रहेगा, पॉजिटिव 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 चलता रहेगा। अच्छा, हम भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर उतनी एनर्जी होनी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आती है? स्वाध्याय से, सज्जन संगत्य, मेडिटेशन, आप दूसरे लोगों की हेल्प करो, इस चीज से वो एनर्जी बढ़ेगी। अगर वो चीज हम नहीं करते तो फिर हम यहीं फंसे रहते हैं, हम एक लोअर उसमें चलते रहते हैं। अगर हमने अपना सोल लेवल, अपने जर्नी, अपनी ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज, मतलब इसको एक स्टेप आगे लेके जाना है, ये सारी चीजें अगर हम करना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ में जितनी दिक्कतें हैं या जितने नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं वो बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में भी जैसे आप कह रहे हो कि वो 3 भाव आपने त्रिकम भाव बताए, वो पेन देते हैं वो सारे ग्रह। अगर मेडिटेशन करो, आप स्वाध्याय करो, आपको उसके पीछे पेन का रीजन पता लग जाएगा। मेडिटेशन करने से वो चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। अगर किसी का बहुत मेजर एक्सीडेंट होना हो, आप दशांश सेवा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो सकता है हल्की सी गाड़ी पे खरोच आए या थोड़ा बहुत गाड़ी का दरवाजा टूट जाए, कुछ। आपकी इसी बात को ना मैं एस्ट्रोलॉजी से सपोर्ट करता हूँ। देखिए, जैसे 2 व्यक्तियों की खराब दशा चल रही है, एक व्यक्ति पुजारी है या स्पिरिचुअल है या मेडिटेशन करता है, दूसरा व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक है। तो जो व्यक्ति मेटेरियलिस्टिक है ना, वो उस प्लेनेट की दशा में ज़्यादा सफ़र करेगा, और जो स्पिरिचुअल है वो आदमी कम सफ़र करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखिए, एक ही प्लेनेट है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है तो वो बेसिकली बृहस्पति की शरण में चला जाता है। जैसे आप ये देखो, उपायों की भी ना हज़ारों दुकानें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके कोई तकलीफ आए तो आप बृहस्पति की शरण में चले जाएं। बृहस्पति का मतलब यहाँ से है कि एक ऐसे गुरु की शरण में चले जाएं या ऐसे शास्त्र की शरण में चले जाएं, जैसे कि रिलीजियस बुक्स पढ़नी शुरू कर दें, शास्त्र पढ़ने शुरू कर दें। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति जो है उन पीरियड को, जो खराब पीरियड है, वो निकाल लेगा। सबसे बेस्ट गुरु हमारे लिए जो है वो हमारी सांस है। जो मैंने शुरू में कहा था, आनापानसति मेडिटेशन बुद्धा ने वो की थी। तो बुद्धा ने ये कहा है कि जो हमारी सांस है वही हमारा गुरु है। आपने करना क्या है मेडिटेशन में? लोगों को लगता है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होगी मेडिटेशन, हमसे होगी नहीं। करना क्या है, ऐसे क्रॉस लेग आप बैठ गए, आपने हैंड्स क्रॉस किए, आईज क्लोज करके आप बैठ गए, कंसंट्रेशन, बेसिकली विचारों में शून्यता आना, और आपने अपने सांस पे इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आनापानसति का मतलब ही वही है। आना मतलब सांस अंदर लेना, पाना बाहर जाना। आपने वो सांस पे आप कंसंट्रेट करते रहोगे, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा। बेसिकली विचारों का शून्य होना है वो मेथोडोलॉजी। विचारों का शून्य वो आपको 40 दिन के बाद अनुभव होना उसका शुरू होगा। शुरू में क्या होता है, हम बैठते हैं ऐसे मेडिटेशन में, लोग कहते हैं हमसे तो होती नहीं है, हमारे तो विचार ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। वो विचार आ नहीं रहे। जैसे हम फोन में से फाइल्स डिलीट करते हैं, उसी तरह से वो विचार डिलीट हो रहे होते हैं। आप लगातार अगर आधा घंटा बैठा जाता है शुरू में, आप चलो 15 मिनट भी बैठा जाता है, अगर आप 1 हफ्ता 10 दिन उसको कंटिन्यू करोगे, आप रियलाइज करोगे 15 दिन के बाद बहुत हद तक कम हो गए, और 40 दिन के बाद तो बहुत कम हो जाएंगे। फिर आपको शून्यता और क्या कहते हैं उसमें और आनंद आना शुरू हो जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे भी आप कई बार बात करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे आप अपना थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है जैसे हमारी सोल की जर्नी है, हमने बहुत बर्थ ली है, हम अपनी पास्ट लाइफ देखें, अपनी पास्ट लाइफ में जाएं, जो आज हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या, मतलब जो हमारी लाइफ में जिसको हम नेगेटिव कह सकते हैं, या जो कोई ऑब्स्टेकल्स हैं, वो किसी रीजन की वजह से आ रही हैं। कोई पास्ट लाइफ में हमने उस तरह के कोई कार्मिक कोई कर्मा वैसा किया जो आज हमारा आ रहा है, तो हमने वो भोगना तो है ही, हम खुद ही डिसाइड करके आए। उसका हमें रीजन पता लग जाता है, रीजन पता लग जाता है। और उससे एक, जैसे लोग घबरा जाते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है,
एक आपको आपके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ ठीक है कि इस वजह से हो रहा है, और उसका एक आपको एक PLR पास्ट लाइफ का ये भी फायदा होता है कि वो बहुत हद तक फिर रिड्यूस भी हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो पास्ट लाइफ में अपने जाके देखे, उसको वो प्रॉब्लम का रीजन पता लग जाएगा। कोई किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को क्या कहते हैं किसी फूड प्रोडक्ट से एलर्जी है, हर चीज़ के पीछे रीजन है। फ्रेंड्स देखिए, हम चीज़ों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जैसे किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। जीवन में कभी नेगेटिव होता है तो हम कहते हैं हमने ऐसा भगवान क्या किया था कि हमारे साथ ये घटित हुआ। तो हर व्यक्ति कारण को तलाशने की कोशिश करता है। अब चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अपनी हॉरोस्कोप के माध्यम से कारण को तलाशे, चाहे कुछ लोग तमिल में नाड़ी माध्यम से अंगूठे के प्रिंट लेकर आपको आपके पास्ट के बारे में बताते हैं, वहाँ से आपको कारण का पता चले कि ये घटना मेरे जीवन में क्यों घटी, चाहे आप वो स्वाध्याय करके, मेडिटेशन करके, जो कलसी जी ने अभी आपको बताया। क्योंकि जब एक बार आपको कारण पता चल जाता है कि वाई इट हैपेंड विद मी, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन आता है, और कहीं ना कहीं एक मेंटल पेन और स्ट्रेस जो आपके पास होती है वो रिड्यूस होती है, एक्सेप्टेंस भी आती है। यानी कि जो घटना आपके साथ घटी है, जो पेन आपको मिला है, उसमें वो एक्सेप्टेंस आती है। और हमारा जो आज का ये सेशन था, एक डिस्कोर्स जो हमने डिस्कस किया, रिलीजियस टॉक्स पे कह लीजिए, आप स्पिरिचुअलिटी पे कह लीजिए, ये बहुत ज़रूरी था। और मैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा किसी एक एनलाइटेड सोल के साथ ये एक डिस्कोर्स किया जाए, जो मैंने मिस्टर कलसी को सुटेबल समझा। इनकी भी एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, और मेरी भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आप लोगों की भी स्पिरिचुअल जर्नी होगी। और ये सब चीज़ें जो हमने आपसे डिस्कस की, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर अच्छी लगें तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ये जरूर कहना चाहूँगा, जो भी बातें कही वो मेरी अपनी बातें नहीं है, ये सारी डॉक्यूमेंटेड बातें हैं, ये सारी बुक्स में लिखी हुई हैं। अब बुक्स का नाम आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये सब कुछ बुक्स में से, ये मेरे कोई अपनी मनगढ़ंत बनाई हुई बातें नहीं। मैं इनकी बात पे एक बात बोलूँगा। देखिए, हमारे मन के ना 3 हिस्से होते हैं, कर्म, विचार और भाव। यानी कि जब हम किसी को चीज़ को रीड करते हैं और उसको सत्य मानने लगते हैं तो हमारे भाव में चली जाती है। और जब हम किसी चीज़ को निगेट करते हैं, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही, हम विचारों के स्तर पे रहते हैं। और कर्म की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर फिजिकल कर्म की बात करते हैं। तो यानी कि कलसी साहब ने जो चीज़ बुक्स पढ़ी, जो जीवन में एक्सपीरियंस लिया, वो इनके भाव में जा चुका है और उससे कहीं ना कहीं कन्विंस है। इसी प्रकार मैंने जो चीज़ें अपने लाइफ में पढ़ी वो मेरे भाव में जा चुकी हैं और वो मैं कन्विंस्ड हूँ, तभी ये चीज़ें मैं आप और मिस्टर कलसी आपके सामने रख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बातें हमने इस चैनल पर बोली वो हमारे एक ओपिनियन है, वो हमारी एक जर्नी का पार्ट है, हमारा एक्सपीरियंस है। और वो कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी सोर्स से गेन ही किया है। किसी किताब से, किताब भी सोर्स हो सकती है, कोई मीडिया भी हो सकता है उसका सोर्स, और कोई ना कोई गुरु भी और मास्टर भी उसका सोर्स हो सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।